तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 3 डायमेंशनल बॉक्स। 3 डायमेंशनल बॉक्स। ओके, 3 डायमेंशनल बॉक्स क्या है कि 1D पे ये था। ओके, इसको आप 3D में चेंज कर दो। एक्स वाई जेड, ठीक ना, ये निर्देश तंत्र है और ये आपका 3D बॉक्स है। ओके, ये जो है एक्स वाई जेड, तो एक्स के अनुदिश जो इस बॉक्स की लंबाई है वो ए मान लो, ठीक है ना। वाई के अनुदिश जो लंबाई है वो बी मान लो और जेड के अनुदिश जो लंबाई है वो सी मान लो, ठीक है। 3D बॉक्स हो गया, ये 0 है। तो यहाँ पे जो 3D बॉक्स है, 3D बॉक्स की मानक कोई कण, ठीक है ना, जिसका द्रव्यमान m है और एनर्जी E है। द्रव्यमान m व ऊर्जा E का, ठीक है, इस कण की जो एनर्जी है वो E है और द्रव्यमान m है, ठीक है ना। 3 विमीय बॉक्स में गति कर रहा है, ठीक ना। 3 विमीय बॉक्स में गति कर रहा है। अब देखो यहाँ पे है क्या, ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो है 0 विभव, ठीक है ना। बॉक्स के अंदर विभव क्या है, 0 है। 1D के अंदर यही तो था ना, ये 0 और ये x इक्वल टू 0 के अंदर जो पोटेंशियल था वो क्या था, 0, और जो बाहर जो पोटेंशियल था वो क्या था, इंफिनिटी। तो यहाँ पे अंदर पे जो पोटेंशियल है 0 है और बाहर की तरफ तीनों दिशाओं में जो पोटेंशियल है वो क्या है, इंफिनिटी है, ठीक है। तो अब इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं 1D से 3D के अंदर। तो इसमें क्या होगा, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो 3D के काम में लिए जाएगी, है ना। जो 3D वाली श्रोडिंगर इक्वेशन है वो काम में लेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसी के लिए एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। वही करना है सेम टू सेम जो हमने 1D के लिए किया था। तो हम करें इसको आगे, ठीक है। 1D वाला समझ में आ गया था ना, घर पे जाके पढ़ा था, तो कैसे समझ में आएगा है। ओके, तो एक 3D में बॉक्स में गति कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई, उतार करना हो इसको, ऊंचाई, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा आपको, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ए बी सी तथा सी, ठीक है ना। यहाँ पे जो पोटेंशियल है इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि V इक्वल टू 0 किसके लिए, फॉर V इक्वल टू 0, इस बॉक्स के अंदर पोटेंशियल 0 है, अर्थात जो सीमाएं है A B, क्या हुआ, C, हाँ उतार दो। तो जो इस जो पोटेंशियल है, विभव है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं V इक्वल टू 0 किसके लिए, इस बॉक्स के अंदर अंदर पोटेंशियल 0 है, ठीक ना, और V इक्वल टू इंफिनिटी फॉर अदरवाइज, ठीक ना, या फॉर यहाँ पे अदरवाइज भी लिखना, ठीक ना। बॉक्स के अलावा हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी है, समझ गए ना। तो इसके लिए देखो हटा दो,
इस कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण निम्न होगी। जो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के लिए है ना जो श्रोडिंगर समीकरण है, वो हम 3D की बात कर रहे हैं तो निम्न होगी। और चलो पूरा लिख लो आप, h का t स्क्वायर अपॉन 2m, और 3D के लिए डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू ई साई, ये होती है। ठीक है ना श्रोडिंगर इक्वेशन 3D के लिए। इसको आप सोल्व करके लिखोगे तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू ये माइनस एच का टी स्क्वायर 2m है, ठीक है ना, ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस 2m ई अपॉन एच का टी स्क्वायर, ये साई, ठीक है, ये साई आएगा। ओके, ये और सोल्व करो इसको, चलो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये माइनस है, ये प्लस आ जाएगा। और जो 2m ई एच का टी स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, के स्क्वायर, ठीक है ना, 2m ई अपॉन एच का टी स्क्वायर, इसको के स्क्वायर लिख रहा हूँ, साथ में ये आ गया साई इक्वल टू 0, जहाँ लिख लेना के स्क्वायर इक्वल टू 2m ई अपॉन एच का टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी 3 डायमेंशनल इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा चेंज करके लिखो, तो अब देखो यहाँ पे, चलो फर्स्ट हम बात करते हैं जो साई वेव फंक्शन है यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है ना, जो तरंग फलन है इस कण के लिए, क्योंकि जो ये पार्टिकल है, कण है, इसके लिए हम यहाँ पे मान चुके हैं कि साई तरंग वेव फंक्शन है, ठीक है। और बात कर रहे हैं 3D की, तो 3D की बात कर रहे हैं तो जो वेव फंक्शन है ये भी 3D के लिए आएगा, ठीक है ना, एक्स वाई जेड के लिए। तो इस वेव फंक्शन को एक्स वाई जेड 3 अलग अलग वेव फंक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम साई एक्स ये वेव फंक्शन है इसी पार्टिकल का, सॉरी एक्स एक्स, ठीक है ना, ये है इसी पार्टिकल का, लेकिन वो एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। वाई एक्स, वाई, ठीक है ना, जो वाई है वाई का फंक्शन है सिर्फ, और जेड, यहाँ पे जो जेड है वो इसका वेव फंक्शन है जेड दिशा के अंदर, और जेड का ही फलन है, ठीक है। तो ये जो साई एक्स वाई जेड है, इसको 3 फलनों के अंदर हमने बांट दिया है, एक्स एक्स, वाई वाई और जेड जेड के अंदर, ठीक है ना। ये एक्स दिशा के अंदर वेव फंक्शन है, ये वाई दिशा में है, ये जेड दिशा में है। तो अब हमारा जो उद्देश्य है फर्स्ट वो यही कैलकुलेट करना है, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, ठीक है ना। फर्स्ट ये कैलकुलेट करके और इनकी वैल्यू हम इस वेव फंक्शन में रख देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास टोटल वेव फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो हम अब क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड अलग अलग, ठीक है। इसको इक्वेशन दे दो, इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। यह श्रोडिंगर समीकरण है, इसको दे दो आप पहले इक्वेशन 1, ठीक है ना, इसको 2 दे दो, ठीक है। यहां से देखो, अब जो श्रोडिंगर समीकरण है, समीकरण 2, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि अब हमको इनकी वैल्यू चाहिए, तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, वो ये है, ठीक है। तो समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से सोल्व करेंगे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड, ठीक है। तो इसको इतनी जगह ना लिख के मैं एक जगह लिख दूं क्या, तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। देखो ये जो साइन वेव फंक्शन है, देखना इधर, ठीक है, या फिर आप लिख लो, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कुछ नहीं, ये स्टेप और आ जाएगा एक्स्ट्रा,
ठीक ना, मेरा कहने का मतलब था कि हर बार ही लिखना पड़ेगा। ये देखो ऐसे, ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर एक्स एक्स वाई वाई, उतार के जाना इसको जेड जेड, ठीक है। ये जो है इक्वल टू, इसको मैं उसी फॉर्म में लिख रहा हूं, या तो के स्क्वायर या जो 2m e माइनस एक्स का टी स्क्वायर एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड, ठीक है। दिक्कत है, चले आगे। तो अब जो ये इक्वेशन आई है, इसमें उपरोक्त समीकरण में समीकरण 2 का भाग देने पर, ठीक है ना, ये जो समीकरण आई है इसमें जो समीकरण 2 है इसका भाग देना है, ठीक है। तो इसमें भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको, हटा दूं, ये हटा दूं, तो इसमें देखो भाग दोगे तो क्या मिलेगा, ये देखो यहाँ पे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जो ये फर्स्ट टर्म है, इस टर्म में इस टोटल वेव फंक्शन का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, ठीक है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब इसका तो अवकलन होगा और ये दोनों इसके लिए कांस्टेंट हो जाएंगे, है ना, y और z, तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और सिर्फ इसकी टर्म में ये बचेगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया y और z z, तो ये डेल स्क्वायर ये ऊपर सा कैमरे में नहीं आ, y z और डेल स्क्वायर x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये प्लस इसके अंदर ये y के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो y वाली टर्म आएगी, बाकी ये दोनों कांस्टेंट रह जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, x x और z और डेल स्क्वायर y अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, ये आगे वाली टर्म ऐसे कैसे आएगी। तो अब देखो हम इसमें भाग दे रहे हैं, है ना, हमने ये लिखा है कि 2 का भाग देने पर, ठीक है। तो 2 का भाग देंगे तो इसमें देखो इस फर्स्ट टर्म के अंदर हम इसका भाग देंगे, तो इसका भाग देंगे तो y z से ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे बच क्या जाएगा 1/x, ठीक है। तो ये टर्म मैं अब सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ क्या बचा 1/x, ठीक है ना, इसमें हमने x y और z का भाग दिया था, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, सिर्फ 1/x बचा, यहाँ पे देखना 1/x बचा और ये डेल स्क्वायर x अपॉन डेल x स्क्वायर ये बच गई फर्स्ट टर्म के अंदर। दूसरा प्लस इसके अंदर x और y z कैंसिल हो जाएगा, x और ये z x और z कैंसिल हो जाएगा और y बचेगा, 1/y और डेल y अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस जो थर्ड टर्म है -2m अपॉन h का स्क्वायर -2m अपॉन h का स्क्वायर। देखो लास्ट वाली जो टर्म है इसके अंदर x y z ये तो पूरी कांस्टेंट टर्म है 2m अपॉन h का स्क्वायर, ठीक है। और इससे ये मल्टीप्लाई हो रखा है ये फंक्शन, तो इसमें हम भाग देंगे तो ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू बचेगी, है ना, ये कांस्टेंट टर्म बचेगी, ठीक है। तो ये लिख लो, ये वाली टर्म लिख लो, समीकरण 2 का भाग देने पर, ठीक है ना, ये वाली टर्म
उतारना चाहो तो उतार लो, ये समझाने के लिए लिखी थी मैंने कि आपको जब भाग दूँ तो समझ में आ जाए क्या बचा क्या नहीं और क्या कट गया। ठीक है, तो ये वाली क्रम बच गई आपकी, ये वाली क्रम आई है। तो इसको आप समीकरण 3 दे दो, समीकरण 3। तो अब समीकरण 3 में ये हटा दो, नीचे वाला पोर्शन हटा दो इधर से, ये नीचे वाला। देखो जो समीकरण 3 है इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ध्यान देना, ये जो फर्स्ट टर्म है ये x की फंक्शन है, ये y की फंक्शन है और ये z की फंक्शन है। ठीक है, तीनों अलग अलग वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही है और ये जो लास्ट वाला है ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, ये कांस्टेंट है। तो जब इसमें हम कोई चेंज करेंगे तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, इनमें y में कोई चेंज होगा तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये कांस्टेंट है। तीनों टर्मों का जो योग है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो तीनों टर्म है वो अलग अलग कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म है 1/x डेल स्क्वायर x अपॉन डेल x स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर माइनस साइन है, मतलब ये तीनों जब योग होगा तो ये माइनस में आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो हम कांस्टेंट मान रहे हैं, यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं, तो वो ये मान रहे हैं के एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स है तो एक्स के लिए हमने ये एक्स लगा दिया। ठीक है ना, के एक्स स्क्वायर, समझ गए। तो ये यहाँ पे हम नहीं जानते हैं इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट है, इतना पता है। ठीक है, के एक्स स्क्वायर। दूसरी जो टर्म है ये वाली y वाली यहाँ पे लिख लो 1/y और डेल स्क्वायर y अपॉन डेल y स्क्वायर। ठीक है ना, ये किसी अन्य कांस्टेंट के बराबर हो क्या, ठीक है ना, और ये माइनस इसको हमने के वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये y के लिए माना तो इसलिए इस यहाँ पे y लगा दिया और के स्क्वायर। ठीक है, ये कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है ना, और जो तीसरी टर्म है आपकी z। ठीक है ना, ये डेल स्क्वायर z अपॉन डेल z स्क्वायर। ओके, ये इक्वल होगी माइनस के z स्क्वायर। ठीक है, ये अलग कांस्टेंट के इक्वल है। ठीक है, ये स्वैच्छिक होते हैं ये कांस्टेंट अपने। ठीक है, क्योंकि ये जो x ये वाली टर्म है इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये दोनों इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो टर्म है इनका मान भी कांस्टेंट ही होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट जुड़ेंगे तभी तो कांस्टेंट आएगा ना। यदि कुछ वेरिएबल होता तो फिर इधर भी वेरिएबल आता, तो हमने ये कांस्टेंट के इक्वल मान लिया। अब देखो यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है जो हमने मानी है वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, हटा दो ये ऊपर वाला, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल टू 2m e अपॉन h का स्क्वायर। ठीक है ना, समीकरण 4 हो गए। ठीक है, और इन समीकरण 4 एक काम करना, इनको भी अलग अलग समीकरण दे दो। फिर ये समीकरण 4, ये समीकरण 5 और ये समीकरण 6, इसको समीकरण 7 दे दो। ठीक है, तो ये तीनों कांस्टेंट मिलके ये वाला कांस्टेंट दे रहे हैं। यहाँ पे ये जो माइनस था, माइनस हटा दिया है। क्यों हटा दिया, क्योंकि इनके साथ भी ये माइनस है। ठीक है ना, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तीनों को जोड़ो, माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस
कैंसिल हो गया, और के एक्स स्क्वायर, के वाई स्क्वायर, के जेड स्क्वायर, 2m/h कट स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हटाना। अब देखो 1 बाय 1 प्रत्येक समीकरण से समीकरण ये कौन सी है, समीकरण 4 से। जो समीकरण 4 है वो ये है आपकी 1/x डेल स्क्वायर x अपॉन डेल x स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। 4 ये इक्वेशन है यहाँ तक। ठीक है, ये देखो ये इक्वेशन को हम थोड़ा सा और सोल्व करें। यहाँ पे डेल स्क्वायर x अपॉन डेल x स्क्वायर, ये जो 1/x है इसको इधर लेके चले जाएं तो ये क्या मिलेगा, इक्वल टू माइनस कि एक्स स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां से देखो आपको और क्या मिलेगा कि डेल स्क्वायर x अपॉन डेल x स्क्वायर, ये इधर आ गया प्लस के एक्स स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है जो हम 1 डायमेंशनल बॉक्स में x के अनुदिश जो पार्ट की व्यक्ति कर रहा था 1D बॉक्स में, ठीक है ना, उसी के समान है क्या, या वो इक्वेशन है। x की जगह आप साइन पुट कर दो क्योंकि वो साइन 1D के लिए था, ठीक है ना, वो इक्वेशन है ना, साइन ये x के लिए था। ये इक्वेशन है ना, ठीक है ना। जो वेव फंक्शन है वही चेंज हुआ है यहाँ पे, मतलब चेंज क्या हुआ है कि इसको हम साइन की जगह x लिखा है सिर्फ, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन का सिर्फ तरीका ही चेंज किया है और सारी चीजें वही है। तो ये 1D के लिए हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं इसको, सारी प्रॉब्लम को। इसके लिए हमको वेव फंक्शन पता है, ठीक है ना, इसके एनर्जी के बारे में पता है, ठीक है ना, तो इसका हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे। ओके, तो इस समीकरण का हल क्या होगा, इनको हटा दो। उपरोक्त समीकरण का हल निम्न होता है। इस समीकरण का हल हम जानते हैं क्या होता है। इस समीकरण के हल से आप देख सकते हैं, मैं ये का ये इक्वेशन लिखूंगा 1/a sin n पाई x अपॉन a, ठीक है ना। 1D के लिए इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है, तो मैं यहाँ पे b का ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, साई की जगह x क्योंकि ये फंक्शन इस x का है, इक्वल टू √2/a, ठीक है ना। मैं ये जो 3D में हमने x की तरफ a माना है, ठीक ना, तो ये a लिया है, ठीक है ना, ये हमने x, ये y और ये z। तो ये जो दूरी थी इसकी चौड़ाई ये a है, ये वाली b है और ये वाली जो है c है, ठीक है ना, बॉक्स की चौड़ाई। तो ये 2/a, ये यहाँ पे जो आ रहा है ये बॉक्स की चौड़ाई है। इस साइन और n पाई x अपॉन a, तो यहाँ पे ध्यान देना जो ये n है, वहाँ पे तो हमने 1D की बात की थी इसलिए n ले लिया था, लेकिन यहाँ पे हम 3D की बात कर रहे हैं तो ये डिफरेंट n आएंगे। या तो आप ऐसे लो कि n m l 3 अलग अलग लो, या n ही रखना चाहते हो तो यहाँ पे n1 n2 n3 ये से करना, ठीक है ना, वो आपकी इच्छा है आप क्या लेना चाहते हो, या तो n m l ये ले लो या n1 n2 n3, है ना, इस तरीके से मान लो। ये इसको आप दे दो n1 पाई x अपॉन a, तो ये हो गया आपका x डायरेक्शन के अंदर वेव फंक्शन। ओके, कुछ इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 8 दे दो। ओके, हटा दिए। इसी प्रकार समीकरण 5, 6 के हल होंगे, ठीक है।
देखो समीकरण 4 का हल ये था, ठीक है, समीकरण 4 का हल ये था। तो समीकरण 5 और 6 भी सेम उसी तरीके से है। समीकरण 5 और 6 वो y और z एक्सिस में है ना, चीज तो वही है ना, सेम टू सेम। तो y और z का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 2 यहाँ पे क्या आएगा b, ठीक है ना, क्योंकि y के अंदर जो बॉक्स की चौड़ाई है वो b है, और ये साइन n2 पाई y अपॉन b। समझ गए, चेंज क्या करना है, एक ही जगह जो चौड़ाई है बॉक्स की y डायरेक्शन के अंदर वो b है, b आ गया साइन n1 n2। अब जो y डायरेक्शन है उसमें ये n1 n2 ये डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये n2 पाई x की जगह y और अपॉन b, ठीक है ना। तथा जो z है ये क्या होगा, √2 अपॉन c। ठीक है, तो z इक्वल टू √2 अपॉन c साइन n3, ठीक है ना, ये z डायरेक्शन पाई z अपॉन c। तो देखो कुल वेव फंक्शन क्या होगा, हटाते इसको, अतः 3b में बॉक्स में 3b में बॉक्स में कण के लिए कुल तरंग फलन होगा, ठीक है ना, कुल तरंग फलन होगा। वो क्या होगा, कुल तरंग फलन हमने लिखा था साइन x y z इक्वल टू साइन x y y और z z, ठीक है ना, ये लिखा था कुल वेव फंक्शन। तो हमने इनकी वैल्यू निकाल ली है, ठीक है ना, इनकी वैल्यू निकाल ली है, ये रही। तो ये इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इस वेव फंक्शन के अंदर, तो आपके पास कुल वेव फंक्शन आ जाएगा। तो ये रही x एक्स की साइन x y z, ठीक है ना, इक्वल टू साइन x की वैल्यू क्या है, √2 अपॉन a √2 अपॉन b, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये मैं इनको एक साथ लिख रहा हूँ, √2 अपॉन a √2 अपॉन b √2 अपॉन c और साइन n1 पाई x अपॉन a साइन n2 पाई y अपॉन b और साइन n3 पाई z अपॉन c, ठीक है। तो आप ये कुल वेव फंक्शन ये हो गया। इसको आप थोड़ा सा और सोल्व कर लो एक स्टेप। तो ये जो तीनों रूट है, ठीक है ना, तीनों रूट है, यहाँ पे हम इनको सबको एक ही रूप में बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 8 हो जाएगा, और a b c लिख दे, तो ये हो गया आपका टोटल साइन n2 पाई y अपॉन b साइन n3 पाई z अपॉन c। ये इक्वेशन कौन समीकरण 8 समीकरण 8 हो गई क्या, ज्यादा हो गई, जो भी हो गई वो लिख लेना, ठीक है। तो ये आपका कुल वेव फंक्शन हो गया, ठीक है। तो 3D के अंदर जो पार्टिकल का वेव फंक्शन लिखोगे वो कैसे लिखोगे, ये लिखोगे, ओके। चलिए आगे पढ़ाते हैं इसको। अब एनर्जी क्या होगी पार्टिकल की, कुल ऊर्जा क्या होगी, ये देखो, ये इक्वेशन के हिसाब से कण की कुल ऊर्जा
क्या होगी बता सकते हो? इसी से आएगी ई। हमने लिखा पहले बताया था ना, द्रव्यमान m और ऊर्जा E का है, ठीक ना। तो ई यहाँ से ई निकाल लो, यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लो, लेकिन फिर ये इसकी टर्म में आ जाएगी, ये हटा दो। बताओ जल्दी से क्या होगा। देखो समीकरण 7 से मैं ये लिख रहा हूँ E इक्वल टू एच का टी स्क्वायर अपॉन 2m, एच का टी स्क्वायर अपॉन 2m, और ये के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे के की वैल्यू क्या होती है, बाउंड्री कंडीशन से हमने देखा था के की वैल्यू क्या होगी, कल देखा था ना कि साइन जो वेव फंक्शन है एक्स के अंदर है ना, वो हम 1D की बात कर रहे हैं, 2/a साइन के एक्स, ठीक है ना। तो x इक्वल टू जी, ए के ऊपर बाउंड्री दो जगह है, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a के ऊपर। तो x इक्वल टू a वाली बाउंड्री हम यहाँ पे ले, तो इस a के ऊपर ये वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, 0, बाउंड्री के ऊपर वेव फंक्शन 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये 0 और ये 0, तो यहाँ पे साइन के, तो साइन के किस वैल्यू के लिए ये 0 होगा, क्योंकि इधर 0 है, तो k इक्वल टू n पाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, जो k x है k पाई x a, ठीक है ना। तो इसके लिए k x के लिए x x में हमने ये n1 माना है, ठीक है ना, और ये x में a है, k y क्या होगा n2, k y डायरेक्शन के लिए हमने n2 माना है, n2 पाई अपॉन a की जगह क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। और z के लिए क्या मानना है, कि z n3 पाई अपॉन c, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे लिख लो, ये वैल्यू लिख लो, ये लिख लो यहाँ से, इसके बाद में ये लिख लेना, कंफ्यूज नहीं होगा फिर, चूंकि k इक्वल टू n पाई होता है, ठीक है ना, k इक्वल टू n पाई होता है। इससे ये आप समझ जाओगे क्यों होता है, क्योंकि बाउंड्री के ऊपर वेव फंक्शन 0 होता है ना, इसलिए ये लिखाने की जरूरत नहीं होती है, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है सारी चीज़। तो k इक्वल टू n पाई, जहाँ के एक्स की वैल्यू n1 पाई है, के वाई की वैल्यू n2 पाई अपॉन b, और के जेड की वैल्यू n3 पाई अपॉन b। तो देखो यहाँ से e की वैल्यू क्या होगी, e इक्वल टू एच का टी स्क्वायर अपॉन 2m, और साथ में ये वैल्यू एच का टी स्क्वायर अपॉन 2m। देखो यहाँ से ये जो पाई 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 तीनों में पाई पाई है ना, तो ये पाई की हम कॉमन ले लेते हैं, पाई स्क्वायर, ठीक है ना, के स्क्वायर की वैल्यू है ये, यहाँ पे हम जो वैल्यू कर रहे हैं स्क्वायर के करके कर रहे हैं, स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर 12 है, साथ में n1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर अपॉन c, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जो कुल ऊर्जा है वो ये आ गई, पार्टिकल की कुल ऊर्जा ये आ गई 3D बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा केस ले रखा है, ठीक ना, कंडीशन लगा रखी है, यदि जो बॉक्स है आपका, बॉक्स घन हो, ठीक है ना, घन का मतलब समझते हो, अर्थात a इक्वल टू b इक्वल टू c, ठीक ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इक्वल तब घन हो जाता है ना, घनाकार। तो उसमें जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, वेव फंक्शन घन के लिए भी, ये बॉक्स घन हो तो वेव फंक्शन क्या होगा, यदि हो तो तरंग फलन, पहले तरंग फलन लिख लो, तरंग फलन ये साइन एक्स वाई जेड इक्वल टू रूट एट अपॉन ए बी सी, रूट एट अपॉन ए बी सी, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए क्यूब, और यहाँ पे 2 की पावर क्यूब
इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2/a 3/2, ठीक है। और ये साइन n1 पाई x अपॉन a, ठीक है ना, n1 पाई x अपॉन a साइन n2 पाई y अपॉन a और साइन n3 पाई z अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक जगह जहाँ a b c अलग अलग आ रहा था, a b c, वहां पे a हो जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज होगा। तथा ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा क्या होगी, E इक्वल टू एच का टी स्क्वायर पाई स्क्वायर 2m, यहाँ पे a b c तीनों इक्वल है, तो यहाँ से हम बाहर ले लें a स्क्वायर को, ठीक है। तो एच का टी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, और ये हो गया आपका n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आपकी कुल ऊर्जा होगी, ठीक है। देखो इसमें लास्ट में एक चीज और बता रखी है, जो इंटरेस्टेड है उतारिए यहाँ तक। डिजेनरेसी, अपभ्रष्टता सुनी है, अपभ्रष्टता, उसी के बारे में यहाँ पे बता रखा है। क्या होती है अपभ्रष्टता, डिजेनरेसी। डिजेनरेसी क्या होती है, डिजेनरेसी अपभ्रष्टता, देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। किसी नहीं पढ़ी आपने, कब पढ़ी थी, अच्छा सेकेंड ईयर में आ गई, तो नहीं फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे ना, फर्स्ट यूनिट में ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, अब तो सिर्फ एप्लीकेशन चल रही है, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में लगभग फर्स्ट यूनिट में हमने सारी चीजें पढ़ चुके हैं जो भी हमको क्वांटम मैकेनिक्स में जरूरत है, ठीक है ना। अब तो ये एप्लीकेशन चल रही है, 20-20 पिन का यूज हो रहा है। चलो देखो अपभ्रष्टता क्या होते हैं, नॉर्मल देख लो, कोई भी आपका संकारक है, ठीक है ना, संकारक है किसी साइन वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होता है, तो आपको क्या मिलता है, यदि वही वेव फंक्शन वापस मिलता है तो ये आइगन फलन होता है, ये आइगन मान होता है, ठीक है। अब देखो यदि इस एक आइगन मान के करस्पॉन्डिंग, ये आइगन मान है, ठीक है ना, ये आइगन मान है, यदि इस एक आइगन मान के करस्पॉन्डिंग ये वेव फंक्शन अलग अलग हो, ठीक है ना, बहुत सारे वेव फंक्शन हो। एग्जांपल जैसे इस ए को हमने ऑपरेट किया, साई1 हमको क्या मिला, साई1 ए को फिर ऑपरेट किया किसी अन्य दूसरा वेव फंक्शन है, ठीक है ना, उसके ऊपर, लेकिन हमको जो एनर्जी, जो आइगन मान मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, यहाँ पे भी एक था, यहाँ पे भी एक, इसको हमने किसी तीसरे पे किया, ठीक है ना, तो एक आइगन मान सेम मिल रहा है लेकिन वेव फंक्शन अलग अलग है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो एक हो, दो हो, तीन हो, बहुत सारे हो सकते हैं। तो यदि एक ही आइगन मान के संगत, ठीक है ना, भिन्न आइगन फलन हो तो, ठीक है ना, एक ही आइगन मान के करस्पॉन्डिंग भिन्न आइगन फलन हो तो
यह है आइगन मान अपभ्रष्ट कहलाता है। समझ गए? समझ गए क्या? डिजेनरेसी अपभ्रष्टता क्या होती है? तो ये जो आइगन मान है ये क्या कहलाता है? अपभ्रष्ट कहलाता है। ये जो आइगन मान है ना ये अपभ्रष्ट कहलाता है। और इस आइगन मान के करस्पॉन्डिंग कितने ये वेव फंक्शन है, ठीक ना, कितने आइगन फ्लेन है, जो आइगन फ्लेनों की जो संख्या है, आइगन फ्लेनों की जो संख्या है इसको हम क्या बोलते हैं? अपभ्रष्टता, अपभ्रष्टता की कोटि, ठीक ना, ऑर्डर ऑफ डिजेनरेसी। समझ गए? तो नहीं पता है तो आप ये लिख लो, अदरवाइज हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, लिख लो, याद रहेगा, भूल जाओगे। अब पता चल गया ना अपभ्रष्टता क्या है, कि जब एक ही आइगन मान है और एक ही आइगन मान के संगत बहुत सारे वेव फंक्शन है, ठीक है, तो उस आइगन मान को हम क्या बोलते हैं? अपभ्रष्ट, डिजेनरेट। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारी एनर्जी आई है, एनर्जी इक्वल टू एच का टी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर, यहाँ पे n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे n1 n2 n3 इनकी वैल्यू क्या हो सकती है? इनकी वैल्यू सबकी 1 2 3 4 डॉट है ना, ये अलग अलग है। आप ऐसे में सोच लेना कि एक की लिखे हैं n1 की 1 2 3 डॉट n3 है ना, वैल्यू सभी की 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है ना। तो इन ये जो सेट है, इन n1 n2 n3 इनके जो सेट बनेंगे, जैसे 1 1 1 का एक सेट बन गया, ठीक है ना, या 1 1 2 का एक सेट बन गया, ठीक है, ऐसे 2 1 1 का एक सेट बन गया। तो इनके जो सेट बनेंगे, तो देखो इनके सेट के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे सेट ऐसे हो सकते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी की वैल्यू हो वो सेम हो, है ना, लेकिन जो वेव फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेव फंक्शन अभी आपने देखा ना कि n1 पाई x अपॉन a, n2 पाई y अपॉन a, है ना। यदि a b c भी सेम है तो वहां पे n1 और x y z का फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो वेव फंक्शन सबका सेम अलग अलग होगा, लेकिन एनर्जी यहाँ पे इक्वल होगी। देखो कैसे होगी इक्वल, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो एग्जांपल लेते हैं, यदि n1 n2 n3 का हम एक सेट लें, ठीक है ना, और वो क्या है 1 1 1, ठीक है, 1 1 की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे ये E1 मिलेगा, है ना, इसको हम E1 लिख रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? h का टी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर और 1 1 1 1 1 1 कितना हो गया? 3 पाई स्क्वायर h का टी स्क्वायर 2m a स्क्वायर, ठीक है। लेकिन दूसरा सेट लो, ये इस सेट के लिए है, दूसरा सेट है 1 1 2, ठीक है ना, n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 1 है, n3 की वैल्यू 2 है। तो इसके लिए देखो e की वैल्यू क्या होगी? ये h का टी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, ठीक है। तो 1 1 1 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई यहाँ से? 6, है ना, 4 प्लस 1 1 2 6 पाई स्क्वायर h का टी स्क्वायर 2m a स्क्वायर। अब देखो इसी सेट को हम चेंज कर सकते हैं क्या? 1 2 1, ठीक है ना। एक सेट ये भी तो हो सकता है ना कि जब n1 और की वैल्यू 1 हो, n2 की वैल्यू 2 हो और n3 की वैल्यू 1 हो, ठीक है ना। ये अलग सेट है अपने आप में, ठीक है। तो इसके लिए क्या वैल्यू होगी एनर्जी की? 6 h का टी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन
2ma², ठीक है ना, लगा के देख लो, ये इसका 4 हो जाएगा, 1 + 1 6, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 6। इसी के साथ साथ ये ले लो, ये 2 1 1 ये सेट ले ले, अर्थात n1 की वैल्यू तो 2 और n3 और n2 और n3 की वैल्यू 1 1 हो, तो फिर e की वैल्यू क्या होगी, 6h² π² 2mt², ठीक है। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि देखो ये 3 सेट हैं, n1 n2 n3 के, n1 n2 n3 के, ये 1 2 3, इन 3 सेट के लिए जो e की वैल्यू है वो सेम आ रही है, ठीक है, फर्क है क्या, नहीं है ना, तो e की वैल्यू सेम आ रही है। और हम ये जानते हैं e, ये क्या होती है, आइगन मान होता है, आइगन मान होता है ना, आइगन मान होता है ना e, तो ये e आइगन मान होता है। तो यहाँ पे देखो इस प्रत्येक सेट के लिए हम अलग अलग वेव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और ये अलग अलग वेव फंक्शन को ही डिफाइन करता है। ये जो प्रत्येक सेट है ना वो अलग अलग वेव फंक्शन को डिफाइन करता है। वेव अभी देखा ना आपने, साइन n1 π/a, ठीक है ना, और साइन ये इसके मल्टीप्लाई में है, साइन n2 π/a, ठीक है ना, और साइन n3 π/z/a, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिखोगे पहला 1 1 2, यहाँ पे 1 1 2, ये डिफरेंट वैल्यू देगा, ठीक है ना, ये डिफरेंट वैल्यू देगा क्योंकि यहाँ पे x y z की वैल्यू भी डिफरेंट है, और साथ है ना ये डिफरेंट वैल्यू देगा। 1 2 1, ये 1 और इसको 2 कर दोगे और इसको 1 करोगे तो ये यहाँ पे जो वेव फंक्शन प्राप्त होगा वो अलग प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन जो एनर्जी है वो सेम है, इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी लेवल होते हैं, ऊर्जा स्थिर होते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब एक ही एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कई वेव फंक्शन हमको यहाँ पे मिल सकते हैं, इसको हम डीजनरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो उतारना चाहो तो ये एक सेट के लिए 1 1 के लिए ये वैल्यू उतार लो, है ना, और फिर एक ये सेट ले लो n1 1 2 n1 3, ये वैल्यू उतार लो। ऐसे ही जो तीसरी और यदि लेना चाहो तो 1 1 2 2, ठीक है ना, इसके लिए लेके देख लो। 1 2 2 के लिए क्या होंगी, 1 2 2 के लिए 2 1 2, ठीक है ना, और 2 2 1, ठीक है ना। इस तरीके से 3 सेट होंगे, इन तीनों सेट के लिए एनर्जी की वैल्यू तो सेम होगी लेकिन वेव फंक्शन डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप ये प्लॉट करना चाहो एनर्जी लेवल, तो एनर्जी लेवल देखो किस तरीके से होंगे, ये होंगे, ये है n11 के लिए, ठीक है ना, 1 1 1, ठीक है ना। इस सेट के लिए 1 1 1 सेट के लिए एनर्जी कितनी होगी, इसको आप E1 लिख दो, ठीक है, या फिर π² कुछ भी लिख दो, यहाँ पे कोई एनर्जी होती है E1 3, चलो E1 लिख दो यहाँ पे, ये E1 हो गई, ठीक है ना, E1 माना है तो E1 लिख लो। इसके लिए जो डीजनरेसी है, देखो जो डीजनरेसी है इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं ना, डीजनरेसी को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। G की कितनी है, इसके लिए कितनी हो गई डीजनरेसी, एक 1 1 के लिए एक ही होगी, 1 1 1 के लिए एनर्जी की वैल्यू एक ही है, ठीक है ना, और वेव फंक्शन की वैल्यू भी एक ही है, तो डीजनरेसी 1 होगी।
इसके बाद हम यदि बात करें ये इस सेट की 1 to 1 सेट की ना 1 to 1, ठीक है। इसके लिए ये जो एनर्जी है ये E2 मान लो, ठीक है ना। E2 की वैल्यू ये है E2 इक्वल टू 6 पाई स्क्वायर h का t स्क्वायर, क्योंकि ये सेम है ये वैल्यू। ओके, E2 की वैल्यू ये हो गई और यहाँ पे जो डीजनरेसी हो गई वो कितनी हो गई 3। देखो 1 2 3, ठीक ना। 3 वेव फंक्शन है तो 3 हो गई, 3 फोल्ड डीजनरेसी हो गई, इसको 3 फोल्ड डीजनरेसी बोलते हैं। ऐसे यदि और आप लोगे आगे तो 1 to 2, ठीक ना। देखो इसकी 3 शेप बन गए यहाँ पे, ध्यान रखना 1 1 2 और एक हो गया आपका 2 1 1। ओके, ये इसी के लिए है। इसी तरीके से इसके 2 ये जो ना 1 2 2 हमने माना 1 2 2 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1, ये इसके लिए है। इसको इसकी एनर्जी E3 मान लो, ये निकाल लेना E3 की कितनी वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 4 4 8 1 9 है ना। यहाँ पे ये 9 आएगी, मतलब 6 की जगह 9 हो जाएगा, 9 h का t स्क्वायर पाई स्क्वायर 2m स्क्वायर। ओके, तो ये E3 हो जाएगी, E4 हो जाएगी। ओके, और ये इसकी जो डीजनरेसी होगी, डीजनरेसी जी की वैल्यू ये भी 3 होगी। ओके, ऐसे जो भी आपको लेवल दे रखे हैं उनसे आप निकाल देख सकते हो आराम से कि इसके कितने वेव फंक्शन बन सकते हैं। ओके, अर्थात सीधी सी बात ये है कि जो n1 n2 n3 की जो वैल्यू दी गई है ना, ये वैल्यू किसकी है n1 n2 n3, ठीक है ना। ये जो वैल्यू दी गई है इनके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशनों की संख्या तो है ना, जैसे 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और कितने हो सकते हैं, तो ये उतनी ही डीजनरेट हो जाएगी। समझ गए? तो ये यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।